डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय सुदामा सर। मैं सुदामा चौरसिया आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है ब्लड या रक्त। जो नए स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले ब्लड के बारे में या रक्त के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ब्लड या रक्त जो है ये एक लाल कलर का फ्लूइड या लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, हमारे शरीर में पाया जाता है। और ये हमारे शरीर में होने वाली बहुत सारी गतिविधियों, बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार होता है और साथ ही साथ हमारे जीवन को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, यह हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। यदि रक्त नहीं होगा तो हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और यदि ब्लड के बारे में जाने तो जैसा कि हम लोगों ने टिश्यू या ऊतक के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने ये पाया था कि जो संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, इन्हीं का उदाहरण, इन्हीं का जो एग्जाम्पल है वो है रक्त या ब्लड। ठीक है। तो क्योंकि ये तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड जो है, रक्त जो है, एक तरल संयोजी ऊतक है या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, अब बात यह आती है कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिन्हें हिंदी में कशेरुकी भी कहा जाता है। देखिए, ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है ना, तो वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी जीव वो जीव होते हैं जिनमें बैकबोन या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इन सभी जीवों में जो ब्लड होता है उसका रंग लाल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सारे वर्टिब्रेट्स में, सारे कशेरुकी जीवों में रक्त का रंग, ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है, पहली बात। और ये रेड क्यों होता है? तो ये रेड होता है एक प्रोटीन के कारण जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। Hb से रिप्रेजेंट किया जाता है हीमोग्लोबिन को। तो ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही है जो हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में पाया जाता है और सभी कशेरुकी जीवों, सभी वर्टिब्रेट्स के ब्लड में पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो है एक कॉन्जुगेट प्रोटीन है, मतलब ये सिंपल प्रोटीन नहीं है बल्कि प्रोटीन और किसी अन्य पदार्थ का या किसी अन्य तत्व का मिक्सचर है और उनके दोनों के मिलने से बना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें हीम पार्ट होता है, ठीक है ना, और ग्लोबुलिन पार्ट होता है, जिसके कारण इसका नाम है हीमोग्लोबिन। और ये हीम पार्ट रिप्रेजेंट करता है आयरन को। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स विच मिनरल और विच मेटल, तो आंसर हो जाता है आयरन। तो याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, हमारे रक्त में पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन का कलर लाल होता है, रेड होता है। इसलिए हमारे रक्त का कलर जो होता है, ब्लड का कलर जो होता है वो कैसा होता है? रेड होता है, लाल होता है। सभी कशेरुकी जीवों में लाल रंग का होता है। बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे ब्लड से रिलेटेड हैं, इन पर भी चर्चा की जाए। पहली बात तो एक स्वस्थ मानव में, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो होता है, इसके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त, मतलब 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड पाया जाता है। किसमें? एक स्वस्थ ह्यूमन बीइंग में, एक स्वस्थ मानव में। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है या कई बुकों में ये भी मेंशन है कि हाफ लीटर लेस इन फीमेल, मतलब महिलाओं में ये क्वांटिटी जो है हाफ लीटर लेस मेजर की जाती है। ठीक है ना, बात सही भी है। अच्छा, दूसरा देखिए, 5 से 6 लीटर डिफाइन कर देना मेरे अंदाज से सही डेफिनेशन नहीं हुआ। मान लीजिए एक बच्चा है, एक बुजुर्ग है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पूरे बॉडी वेट का, होल बॉडी वेट का 7 to 8% ब्लड होता है। तो ब्लड का जो बॉडी परसेंटेज है या वेट परसेंटेज है हमारी बॉडी में, ये है 7 to 8%। मतलब यदि 100 किलो का कोई व्यक्ति है तो 7 से 8 किलो उसमें क्या होगा? ब्लड होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा
ब्लड का पीएच मान, पीएच वैल्यू जो ब्लड की होती है ये होती है 7.4। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, बहुत सारी चीज़ों के सब्स्टिट्यूट ढूंढे जा चुके हैं। मान लीजिए किसी की किडनी काम नहीं करती है तो डायलिसिस की मशीन होती है, वैसे ही कई जगहों पर जो है ट्रांसप्लांट करके जो है आर्टिफिशियल चीज़ें भी लगा दी जाती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड, ह्यूमन ब्लड का कृत्रिम विकल्प अभी तक नहीं खोजा जा गया है। अभी तक हम लोग इसका कोई भी विकल्प नहीं खोज पाए हैं, ऐसा कोई भी लिक्विड, ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं बना पाए हैं जो हमारे ब्लड को रिप्लेस कर सके। अच्छा, दूसरा, जैसे हम लोग ब्लड के कार्यों की चर्चा करेंगे, जब हम फंक्शन ऑफ ब्लड देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये जो है गैसों के संवहन में मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में इसका जो है हेल्प करता है, और उसमें ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। दोनों ही गैसें हमारे शरीर में होती हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन तो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, ठीक है ना, रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड इस श्वसन का ही, रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट होता है जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे ब्लड के माध्यम से ही जो है अंगों से फेफड़ों तक या फेफड़ों से अंगों तक जाते हैं, ठीक। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कौन सी गैस है जिसके प्रति हमारे रक्त की आकर्षकता अधिक होती है, ठीक है। एफिनिटी जो है हमारे ब्लड की, वो किस गैस के प्रति सबसे अधिक होती है। और अब दिमाग में एक ही ख्याल आएगा कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, तो दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन सही आंसर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ये ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो यही कारण है कि ये ज़्यादा आकर्षित होगा किसके प्रति? कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, दूसरा देखिए, क्योंकि हमारा जो ब्लड है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है, और स्वाभाविक सी बात है उसमें कोशिकाएं पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ब्लड है या इसकी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं? तो आंसर है बोन मैरो, ठीक है ना। जितने भी बोन मैरो है हमारे शरीर में, खासकर लंबी हड्डियों की जो बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, उसमें जो है ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है ना, अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोपोइसिस, इंग्लिश में हीमोपोइसिस, और हिंदी में इसको कहा जाता है रक्तोत्पादन, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हीमोपोइसिस इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन, कहाँ पर हीमोपोइसिस की प्रक्रिया या रक्तोत्पादन की प्रक्रिया पूरी होती है या किस काम में मदद करती है? तो ये किस काम में मदद करती है? ये मदद करती है रक्त कोशिकाओं के निर्माण में, और ये होती कहाँ है? तो बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होती है, जिसके द्वारा हमारे रक्त का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये जो थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे किसके बारे में? ब्लड के बारे में। आगे और बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य। तो देखिए, रक्त जो है, ब्लड जो है, मेनली 3 वर्क्स हैं, इसके 3 काम हैं। पहला है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दूसरा है प्रोटेक्शन, और तीसरा है रेगुलेशन। बात यदि ट्रांसपोर्ट या संवहन की जाए तो हर प्रकार की चीज़ों का ट्रांसपोर्ट, हर प्रकार की चीज़ों का संवहन जो है हमारा ब्लड करता है। जैसे गैसेस में देखा जाए तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? तो ये न्यूट्रिएंट्स से पोषक तत्व आएंगे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। पाचन तंत्र जो है जब भोजन को पचाता है और अवशोषण के बाद आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये कहाँ चले जाते हैं? रक्त में, ब्लड में। तो उनको भी ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड करेगा। इसके अलावा जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं कहा जाए तो, या टिश्यू जो हैं, ये क्या करते हैं? अपना सारा जो वेस्ट है वो कहाँ डंप करते हैं? तो वो अपना वेस्ट डंप करते हैं हमारे ब्लड में, और इसी ब्लड के माध्यम से, इसी ब्लड के थ्रू जो है
ये या तो लिवर तक पहुंचेगा जहां डिटॉक्सिफिकेशन होता है, या किडनी तक पहुंचेगा जहां फिल्टर होकर के ये शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है ना। तो अपशिष्टों को भी कौन लेकर के चलेगा, तो हमारा रक्त ही लेकर के चलेगा। अच्छा, इसके बाद सारे हार्मोन जो ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना, इन हार्मोन को भी कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ब्लड करेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट एंड हार्मोन, ये सारा कुछ कौन करता है, तो ब्लड करता है, पहली बात। दूसरा है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल डिजीजेज एंड इन्फेक्शन, ये सभी रोगों से लड़ता है, पहली बात, और सभी प्रकार के संक्रमण से लड़ता है। ठीक है ना। तो हमें रोगों से बचाने वाला कौन है, तो हमारा रक्त है, ब्लड है। अच्छा, इसके अलावा रेगुलेशन, ठीक है ना, नियमित करना। किन चीज़ों को ये रेगुलेट करेगा, नियमित करेगा, तो पहली बात कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर के तापमान को स्थिर बनाता है। इसलिए जो है, हम जो मैमल्स हैं, स्तनधारी जीव हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का तापमान जो है वो निश्चित होता है, बदलता नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, ये क्या करता है, एसिड बेस इंटरैक्शन में मदद करता है। ठीक है ना, सामंजस्य स्थापित करता है अम्ल और क्षार के बीच में। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ये वाटर बैलेंस करता है, किसमें, टिश्यू में। ठीक है। यदि टिश्यू को पानी चाहिए तो ये पानी उसमें डंप कर देगा, उसको जल दे देगा, पानी दे देगा, और यदि वहाँ पर पानी की अधिकता है तो ये अपने अंदर पानी ले लेगा। तो वाटर बैलेंस में मदद करता है, पीएच को रेगुलेट करता है, एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। तो ये रेगुलेशन वाला काम हो गया। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, डिजीजेस, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेट्स एंड हार्मोन, ये सारे फंक्शन किसके हो गए, रक्त के हो गए, ब्लड के हो गए। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। तो देखिए, ब्लड जो है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था एक टिश्यू में, कि टिश्यू जो है, कोई भी संयोजी ऊतक है, यदि जो है कनेक्टिव टिश्यू है, खासकर हमारा ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है, तो उसमें कोशिकाएं प्लस उसका मैट्रिक्स प्लस उसमें भाग लेने वाले फाइबर्स, ये सब मिल करके उस टिश्यू का, उस जो है ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो हमारे ब्लड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो उसमें इन्वॉल्व होने वाली ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं, जिन्हें कार्बोसेल्स या कर्णिकाएं भी कहा जाता है, और दूसरा ब्लड प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो होता है, ये लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट होता है। बात करें यदि ब्लड सेल्स की, तो इनका जो परसेंटेज होता है हमारे ब्लड में, ये होता है 45%। ठीक है ना। 45% हमारे रक्त का जो भाग होता है, ये किससे बना होता है, रक्त कोशिकाओं से बना होता है, ब्लड सेल से बना होता है। और 55% भाग जो होता है, ये किससे बना होता है, तो ये प्लाज्मा मतलब लिक्विड पार्ट होता है। अच्छा, तीन मेन जो सेल्स हैं जो हमारे ब्लड सेल्स कहलाती हैं, ये हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कार्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स एंड प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कोशिकाएं या कर्णिकाएं, श्वेत रुधिर कर्णिकाएं और प्लेटलेट्स। अच्छा, इनके देखिए साइंटिफिक नेम भी है जो हमें ध्यान से याद रखना है। आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। हमारे ब्लड में जो इनका अनुपात होता है, जो परसेंटेज होता है आरबीसी वर्सेस डब्ल्यूबीसी वर्सेस प्लेटलेट्स का, ये होता है 600:1:40। ठीक है ना। मतलब हर 600 आरबीसी पर एक डब्ल्यूबीसी और 40 प्लेटलेट्स होते हैं। इससे हम लोग एक मोटी मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि ब्लड में सबसे ज़्यादा जो मात्रा किन कोशिकाओं की होती है वो है आरबीसी, सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी, और सबसे ज़्यादा होती हैं और इन दोनों के बीच में होती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है ना। आगे चल करके हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इनकी काउंट, इनकी संख्या कितनी होती है पर mm³ में। ठीक है ना, जब हम लोग 1 by 1 सारी कोशिकाओं को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं प्लाज्मा की, रक्त प्लाज्मा की, ब्लड प्लाज्मा की। तो जैसा कि हमने देखा कि 55% भाग जो है हमारी ब्लड का, ये किससे बना हुआ है, तो ये प्लाज्मा का बना हुआ है, लिक्विड पार्ट होता है।
और इस प्लाज्मा का 91 to 92% मतलब 91 से 92% भाग जो होता है ये वाटर का होता है, जल से या पानी से बना होता है। अच्छा, अब बाकी के पार्ट में क्या होंगे, तो बाकी के पार्ट में होंगे सॉल्ट एंड एंजाइम्स जो इसमें घुले हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है ना, या वहाँ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, सीधा ब्लड में आते हैं, या फिर ग्रंथियों से निकाले जाते हैं, वो सीधा ब्लड में आते हैं, तो वो भी कहाँ घुल करके चलेंगे, तो प्लाज्मा में घुल करके चलेंगे। इवन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना, और साथ ही साथ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, सेल या कोशिकाएं जो अपने अपशिष्ट को कहाँ डंप करती हैं, तो वो प्लाज्मा में ही डंप करती हैं। तो हमारा प्लाज्मा जो है 91 to 92% पार्ट जो है वाटर को लेकर के चलेगा। इसके साथ इसमें सॉल्ट और एंजाइम घुले होते हैं जो हमारे ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सॉल्ट और एंजाइम जो उनकी जो है एक्टिविटीज़ में, उनकी क्रियाओं में भाग लेते हैं। साथ ही साथ सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे हार्मोन, सारे प्रोटीन जो है ये भी ब्लड में चलेंगे। और ये वेस्ट जो होता है हमारा, जो अपशिष्ट होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, जिनको किडनी द्वारा फिल्टर किया जाना है या लीवर द्वारा डिटॉक्सिफाई किया जाना है, ये भी जो है कहाँ घुल करके चलता है, तो ब्लड प्लाज्मा में घुल करके चलता है। तो ये हुई प्लाज्मा की बात, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए कि हमारे ब्लड में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन भी पाए जाते हैं, ठीक है, जिन पर चर्चा करना जरूरी है। देखिए, इसमें पहला प्रोटीन है अल्बुमिन, ठीक है ना। ये जो अल्बुमिन होता है इसका काम है ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना। आप ये याद रखिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सिंपली वाटर प्रेशर को डिनोट करता है, जल के प्रेशर को डिनोट करता है, जिसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के रूप में मेजर करते हैं, पराश्रम दाब के रूप में इसको जो है मापा जाता है। तो ये बैलेंस करने का काम किसका है, अल्बुमिन का है, ठीक है ना। और जितने भी इंसॉल्युबल चीज़ें हैं, अघुलनशील अणु हैं, उनका भी जो फ्लो है या उनका भी जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो है कौन करवाता है, तो ये अल्बुमिन करवाता है, ठीक है ना। तो अल्बुमिन का काम हो गया प्रेशर बैलेंस करना, प्लस जितने भी इंसॉल्युबल चीज़ें हैं हमारे ब्लड में, इनके ट्रांसपोर्ट को मदद करना या इस एक्टिविटी को कंप्लीट करवाना, ठीक है ना। जैसे एक पाइप में जब कहीं पानी या कोई भी फ्लूइड चलता है तो वहाँ पर प्रेशर एक बहुत बड़ा जो है अपना योगदान अदा करता है, सेम उसी टाइप से। तो ये अल्बुमिन जो प्रोटीन है ये क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखेगा और इंसॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके परिवहन में मदद करेगा। अच्छा, दूसरा प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है ये प्रतिरक्षा प्रणाली में भाग लेता है। मैं आपको बता दूं, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन या सिंपली कहा जाए तो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में अपना योगदान, अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, और ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ये जो है रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। और देखिए, अब दिमाग में ख्याल आएगा कि रक्त का थक्का जमने से फ़ायदा क्या होता है। तो देखिए, रक्त का थक्का जमने से फ़ायदा ये होता है कि ये ब्लीडिंग से होने वाले क्षय को बचाता है। कहीं पर भी ब्लड यदि रक्त वाहिकाओं के बाहर आएगा, ब्लड वेसल्स के बाहर आएगा, तो ये तुरंत ही कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है, थक्का बन जाता है। तो इसमें किसका योगदान है, फाइब्रिनोजन का। अच्छा, दूसरा कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर जब हमारे रक्त वाहिकाओं में, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है, तो इसका थक्का क्यों नहीं जमता है। तो इसके पीछे कारण ये है, इसके पीछे एक प्रोटीन है जिसका नाम है हेपेरिन। याद रखिएगा, WBC में एक विशेष कोशिका होती है बेसोफिल्स, और हमारे लिवर में कोशिका पाई जाती है मास्ट सेल। मतलब कुछ ब्लड सेल्स और हमारा लिवर, ये दोनों मिलकर के किस प्रोटीन का निर्माण करते हैं, हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये हेपेरिन प्रोटीन जो है ये रक्त के थक्का जमने को रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग को रेस्ट्रिक्ट करता है। जब हमारा ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, रक्त वाहिकाओं में पाया जा रहा है, तब हेपेरिन जो है इसको कोगुलेशन को, ठीक है ना, इसकी क्लॉटिंग को
बचाता है और उसको थक्का नहीं जमने देता है। जब ये ब्लड वेसल्स के बाहर आएगा तो ही कोगुलेट होगा, थक्का जमेगा, क्लॉट होगा। ठीक है, तो ये हमने चर्चा किया कि ब्लड होता क्या है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और साथ ही साथ इनका क्या काम होता है। ठीक, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं ब्लड सेल्स की तरफ, रक्त कोशिकाओं की तरफ। इसमें जो पहली कोशिका है हमारी, ये है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं, या जिसको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है ना। अभी हमने चर्चा की थी कि इनकी जो संख्या होगी, इनका जो काउंट होगा हमारे ब्लड में सबसे अधिक होगा। ये राइट साइड में आप जो है आरबीसी के शेप को देख पा रहे होंगे। तो यदि बात इसके शेप की जाए तो ये बाइकॉनकेव होता है, मतलब दोनों ओर से हल्का धंसा हुआ होता है, उभयतल कहा जाता है इसको। और साथ ही साथ अंडाकार होता है, ओवल होता है, सर्कुलर ना होकर के कैसा होता है, अंडाकार होता है। और जो इसका डायमीटर आप देखें तो ये लगभग होता है 7.5 माइक्रोमीटर, 7.5 माइक्रोमीटर या माइक्रॉन। और इसकी जो मोटाई होती है, इसकी मोटाई होती है लगभग 2 माइक्रॉन। ठीक है ना, 7.5 7.5 माइक्रॉन का डायमीटर और 2 माइक्रॉन की इसकी मोटाई। ठीक है, और शेप कैसा होगा, बाइकॉनकेव, ओवल, उभयतल और अंडाकार। ठीक, कलर कैसा होता है, तो कलर होता है रेड कलर। और रेड कलर क्यों होता है, तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, हमारी आरबीसी में। और यही कारण है इनकी संख्या भी सबसे ज़्यादा होती है और हमारे ब्लड का कलर भी कैसा हो जाता है, रेड। अच्छा, फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। किन गैसों का संवहन, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो जो हमारी आरबीसी है ये क्या करती है, गैसेस को जो है ट्रांसपोर्ट करती है, और ये गैसें हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अच्छा, इनका निर्माण, प्रोडक्शन कहाँ होगा, तो जैसे हमने चर्चा की थी कि सभी रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। तो इनका भी निर्माण कहाँ होगा, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होगा। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भ्रूणावस्था में, मान लीजिए हमारे पास यदि बोन ही नहीं है तो बोन मैरो कहाँ से होगी। ठीक है ना, तो भ्रूणावस्था में जब बोन नहीं होती है तब इनका निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आंसर है लीवर एंड स्प्लीन, यकृत और प्लीहा में इनका निर्माण होता है भ्रूणावस्था में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन, भ्रूणावस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर है लीवर एंड स्प्लीन, यकृत और प्लीहा। ठीक है, अच्छा, जीवन काल कितना होता है इन कोशिकाओं का, तो इनका जो जीवन काल होता है ये होता है 100 से 120 दिन, मतलब ये 100 से 120 दिनों तक जिंदा रहेंगे। और इसके बाद इनकी जो मृत्यु होती है, जो डेथ होता है इनका, ये होता है स्प्लीन में या फिर कुछ मात्रा में लिवर में। अच्छा, स्प्लीन में ही ये ज़्यादा मात्रा में जाकर के टूटेंगी या डेथ होगा, इसलिए स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस अंग को, विच पार्ट ऑफ अपर बॉडी इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो आंसर है स्प्लीन। तो बनेंगी कहाँ, बोन मैरो में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणावस्था में, यकृत और प्लीहा में। कितने दिनों तक जिंदा रहेंगी, तो 100 से 120 दिनों तक जिंदा रहेंगी। और इस जीवन काल के दौरान, मतलब 100 से 120 दिन के दौरान जो है ये कहाँ डेड होंगी, कहाँ पर मरेंगी, तो आंसर है या तो ये स्प्लीन में जाकर के टूटेंगी या तो लीवर में। अच्छा, इनका काउंट कितना होता है, तो कभी भी ब्लड सेल्स का जो काउंट निकाला जाता है वो किस में निकाला जाता है, mm³ में निकाला जाता है, मिलीमीटर³ में निकाला जाता है, या घन मिलीमीटर में निकाला जाता है। और इनकी संख्या जो होती है, आरबीसी की संख्या होती है 5 to 5.5 मिलियन पर mm³। ठीक है ना, मतलब एक घन मिलीमीटर में आरबीसी का जो काउंट होगा ये होगा 50 से 55 लाख। ठीक है, और एक विशेष बात हमारी आरबीसी के बारे में, ये केवल जो है ह्यूमन आरबीसी के बारे में नहीं बल्कि ऑल ममेलियन, मतलब सभी स्तनधारी जीवों की आरबीसी के बारे में है कि हमारी आरबीसी में जो है न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है, ये क्या होता है,
अनुपस्थित होता है, ठीक है ना, केंद्रक नहीं होता है। ठीक, अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर केंद्रक क्यों नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं केंद्रक का पाया जाना किसी भी कोशिका में जो है एनर्जी के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो एनर्जी के यूटिलाइजेशन को कम करने के लिए इन कोशिकाओं का एक अडेप्टेशन है, अनुकूलन है कि वहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। और भी एक चीज़ याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया भी आरबीसी में नहीं पाया जाता है। बात क्लियर है। तो ये हो गई किसके बारे में, हमारे आरबीसी के बारे में। नेक्स्ट कोशिका पर आते हैं जो है डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स। इनकी बात करें तो इनका शेप और साइज जो है वो डिफाइन नहीं होता है, हाँ, लेकिन ये आकार में सबसे बड़ी होती है, ठीक है ना, लार्जेस्ट इन साइज होती हैं, लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता है इनका, इरेगुलर सी होती हैं, या ऐसा कहा जाए कि सर कायदे से देखा जाए तो एक ही शेप की जो है डब्ल्यूबीसी नहीं होती है, 5 से 6 कोशिकाएं आपको देखने को मिलेंगी डब्ल्यूबीसी में, सबका शेप साइज सब अलग होता है, इसलिए नो पर्टिकुलर शेप, बट हाँ ये आकार में सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, उससे छोटी आरबीसी और सबसे छोटी प्लेटलेट्स। कलर की बात की जाए तो रंगहीन होती हैं, कलरलेस होती हैं, हाँ, माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखोगे, किसके नीचे, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे यदि आप देखोगे तो कलर वाइट को रिजेंबल करता है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, श्वेत रुधिर कर्णिका या डब्ल्यूबीसी। अच्छा, काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये जो है किससे लगती हैं, रोगों और संक्रमण से लड़ती हैं, मतलब इनका काम क्या हो गया, प्रतिरोधक क्षमता देना, हमारे बॉडी को प्रतिरोधक क्षमता देना, ठीक है ना, सारे प्रकार के रोगों से लड़ना और इन्फेक्शन से लड़ना, ठीक है। अच्छा, इनका निर्माण कहाँ होगा, तो स्वाभाविक सी बात है, हमने डिस्कस किया था बोन मैरो में ही होगा। बोन मैरो के अलावा कुछ डब्ल्यूबीसी लिम्फ नोड्स में या लसिका ग्रंथियों में ही बनती हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने स्पेशल क्या डिस्कस किया था आरबीसी के बारे में कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज उनका निर्माण होता है, उनका प्रोडक्शन होता है लिवर एंड स्प्लीन में, वैसे ही नॉर्मली जो डब्ल्यूबीसी हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी जो है लिम्फ नोड में भी बनती हैं, इनका प्रोडक्शन लिम्फ नोड में भी होता है। लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ये 6 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इनमें से कुछ कोशिकाओं का जीवन काल बहुत कम दिनों का होता है, मतलब हम लोग कहें ऐसा तो 4 से 5 दिन, ठीक है। लेकिन इनमें से जो लिम्फोसाइट होती हैं ये विशेष कोशिकाएं होती हैं जो एंटीबॉडी भी बनाती हैं और ये कुछ वर्षों तक भी जीवित रहती हैं। यही कारण है कि हम लोग कह सकते हैं कि एक बार यदि एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनने लगता है किसी भी रोग के प्रति, तो ये काफ़ी दिनों तक उस रोग से हमें बचाता रहता है। ये किसके कारण पॉसिबल है, तो ये लिम्फोसाइट के कारण पॉसिबल है, ठीक है ना। इसलिए इनका जो लाइफ स्पैन होगा कुछ कोशिकाओं का होगा 4 से 5 दिन और कुछ कोशिकाओं का होगा, मतलब लिम्फोसाइट का होगा फ्यू ईयर्स या सम ईयर्स, ठीक है। अच्छा, इनकी मृत्यु कहाँ होगी, तो मेनली जो है इनकी मृत्यु, इनका डेथ जो है ये कहाँ होता है, संक्रमण क्षेत्र में होता है, इन्फेक्शन जोन में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को घाव हुआ और घाव पक गया, तो उससे निकलने वाला जो पस होता है वो वाइट कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो डेड डब्ल्यूबीसी उसमें पाई जाती है, ठीक है ना। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि पस जो होता है वाइट कलर जो घाव से निकलता है लिक्विड, इसमें वाइट कलर क्या होता है, तो आंसर है डेड डब्ल्यूबीसी। तो याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु जो होती है, डेथ जो होता है, ये इन्फेक्शन जोन में होता है, संक्रमण क्षेत्र में होता है। इनकी संख्या पर mm³ में जो होती है 6000 से 8000 होती है, ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं कि जैसे ही किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होना शुरू होता है, संक्रमण होना शुरू होता है, तो इनका काउंट बढ़ता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की डब्ल्यूबीसी का काउंट हो गया 12000, इसका मतलब ये है कि उसको संक्रमण हुआ है और थोड़ा संक्रमण हुआ है। मान लीजिए 15000 18000 पहुँच जाता है तो संक्रमण बहुत गहरा है। अच्छा, मान लीजिए 50-60 हज़ार पहुँच गया तो ये संक्रमण को नहीं बताता है, इन्फेक्शन को नहीं बताता है, बल्कि ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वाइट ब्लड सेल्स का डब्ल्यूबीसी का अचानक बढ़ने लगना किस बात का इंडिकेशन है, तो आंसर है यदि बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो ब्लड कैंसर, थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है तो इन्फेक्शन, ठीक। अच्छा,
अब देखिए, डब्ल्यूबीसी को हम लोग जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी कहलाती है ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है ना, और दूसरी कैटेगरी कहलाती है ए ग्रैन्युलोसाइट। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जितनी भी ग्रैन्युलोसाइट हैं, तीन प्रकार की ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, एक तो न्यूट्रोफिल्स, दूसरा एसिनोफिल्स और तीसरा बेसोफिल्स, ठीक है। ये इनको कलर करने के हिसाब से इनका नाम सेट किया गया है, किस प्रकार के स्टेन से, रंजक से इनमें कलर किया जा सकेगा और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकेगा, उस आधार पर इन्हें जो है अलग अलग किया गया है, ठीक है। तो ग्रैन्युलोसाइट जो कहा गया है, ये कहा गया है इनमें पाए जाने वाले ये छोटे छोटे कणों के आधार, ठीक है ना। तो जिन कोशिकाओं के अंदर ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे उनके साइटोप्लाज्म में, उसके जीव द्रव में, कोशिका द्रव में, वो कहलाएंगी ग्रैन्युलोसाइट। जिनका साइटोप्लाज्म एकदम क्लियर होगा, ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे, वो कहलाएगा ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट में ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं और ग्रैन्युलोसाइट में ग्रैन्यूल पाए जाते हैं। ग्रैन्युलोसाइट तीन होती हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल्स। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, ये होते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। एक तो डिवीजन ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, कणों के पाए जाने के आधार पर। जिसमें कण पाए जा रहे हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, और जिसमें कण नहीं पाए जा रहे हैं वो हो गए ए ग्रैन्युलोसाइट्स। दूसरा जो है, इनको जो है इन्फेक्शन से लड़ने के आधार पर या फाइटिंग मेथड पर भी इनको जो है अलग अलग किया जाता है, ठीक है ना। और इनके फाइटिंग मेथड पर यदि देखा जाए तो ये दो प्रकार की, दो टाइप की होंगी, एक तो फैगोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट। फैगोसाइट मतलब जो है जिनका रोगों से लड़ने का तरीका फैगोसाइटोसिस पर बेस्ड होता है, ठीक है ना। फैगोसाइटोसिस देखिए वो प्रक्रिया है जिसमें सेल जो है, कोशिका जो है, किसी भी बाहरी कण को खा करके उसको डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है ना। एनगल्फ किया और डाइजेस्ट कर लिया तो वो कहलाता है फैगोसाइटोसिस। तो हमारी डब्ल्यूबीसी जो किसी भी इन्फेक्शन से या किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट से ऐसे लड़ती है कि वो सीधा जा करके उसको एनगल्फ कर लेती है, खा लेती है और डाइजेस्ट कर लेती है, तो वो क्या कहलाएगी? फैगोसाइट, ठीक है। अच्छा, दूसरा लिम्फोसाइट जो हैं, लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये एंटीबॉडी जा करके किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी रोग कारक से लड़ता है। तो फाइटिंग मेथड के हिसाब से जिन्होंने एंटीबॉडी बनाया वो कहलाएंगे लिम्फोसाइट, और जो खुद लड़ रही हैं वो कहलाएंगी फैगोसाइट। तो दो तरीका है डब्ल्यूबीसी को डिफाइन करने का, उनके जो है प्रकार बताने का। एक ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, कणों का पाया जाना साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में, जिसमें कण पाए जाएंगे ग्रैन्युलोसाइट, ये होते हैं न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और कण नहीं पाए गए तो ए ग्रैन्युलोसाइट जो होते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अच्छा, यदि लड़ने के आधार पर देखा जाए तो फैगोसाइट वो कोशिकाएं होंगी जो एनगल्फ करेंगी, डाइजेस्ट करेंगी। इसमें आता है न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट। चार कोशिकाएं जो है ये फैगोसाइटोसिस पर बेस्ड होती हैं। और लिम्फोसाइट जो हैं, इसमें दो कोशिकाएं आती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। कौन कौन सी लिम्फोसाइट होती हैं? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये कौन सी ये जो कोशिकाएं हैं ये एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं और इस एंटीबॉडी के थ्रू ये लड़ती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट, ठीक है ना। और दूसरा ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट, डब्ल्यूबीसी के प्रकार, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट कोशिका के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कोशिका है हमारी प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स का भी शेप जो है डिफाइन नहीं होता है, कोई विशेष आकार नहीं होता है। हाँ, ये सबसे छोटी होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ी सेल्स डब्ल्यूबीसी, उनसे छोटी आरबीसी और सबसे छोटी प्लेटलेट्स। ये भी कलरलेस होती हैं, रंगहीन होती हैं, ठीक है। और इनका कार्य, इनका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग। होता ये है कि हमारी जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, जो प्लेटलेट्स हैं, ये क्या करती हैं? तो ये फाइबर जैसी संरचना बनाती हैं, रेशो जैसी संरचना बनाती हैं, जो ब्लड क्लॉट का, रक्त के थक्के का निर्माण करता है। और उसी दौरान जो है ये डेड भी हो जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? तो इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ पर भी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है ना, वो उसको
रोक देते हैं, ठीक है ना। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए है ब्लड क्लॉट होता है, और ये घाव को ठीक करने में भी मदद करता है, ठीक। तो इनका काम क्या हो गया, ब्लड को क्लॉट करवाना ताकि घाव ठीक हो जाए या ब्लीडिंग रुक जाए। अच्छा, प्रोडक्शन कहाँ होगा, तो बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और लाइफ स्पैन की बात की जाए, जीवन काल की बात की जाए तो 5 से 9 दिन, ठीक है ना। एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है इनका 5 to 9 डेज होता है। और मृत्यु कहाँ होगी, तो अभी हमने डिस्कस किया कि जहाँ पर ब्लीडिंग होगी, ठीक है ना, रक्तस्राव होगा, वहीं पर जो है उसको रोकने के लिए ही इनकी मृत्यु हो जाएगी, ब्लड क्लॉट हो जाएगी, ठीक है। काउंट की बात की जाए तो इनका जो काउंट होता है ये होता है 1.5 लाख से लेकर, मतलब 1.5 लाख टू 3.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख टू 3.5 लाख, ठीक। तो 1.5 लाख से 3.5 लाख जो है इनका काउंट होता है। अच्छा, ये जो है ये डाटा जो हिंदी में लिखा हुआ है थोड़ा गलत है, इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये पीपीटी में थोड़ा सा मिस्टेक है बस, ठीक है ना। ये सही डेटा है 1.5 लाख टू 3.5 लाख। इनकी जो काउंट होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होती है, ठीक। इससे ज़्यादा बढ़ती हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, 1.5 लाख से कम आती हैं तो भी दिक्कत होता है। जैसे डेंगू में जो है प्लेटलेट्स का काउंट घटता है, ठीक है ना, ये 1.5 लाख से कम होने लगती हैं, ठीक। समस्या ये होती है कि आपको बॉडी पर जो है रेड पैचेस दिखाई देने लगेंगे। इसके अलावा जो है देखा जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बहुत हो जाते हैं यदि प्लेटलेट्स का काउंट घटता है तो, ठीक। चलिए अब देखिए, हमारी प्लेटलेट्स के अंदर भी जो है केंद्रक या न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। तो देखिए ऐसी 2 कोशिकाएं हमने देखी, 2 सेल्स हमने देखी हमारे शरीर में जिनमें केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं होता है, एक तो आरबीसी और दूसरा प्लेटलेट्स। अच्छा, 3 ऐसी जो है यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस या केंद्रक अनुपस्थित होता है। 2 तो हमने अभी डिस्कस कर लिया, आरबीसी और प्लेटलेट्स। और एक पौधों में पाई जाती है स्यूब ट्यूब्स, या इसको कहा जाता है छालनी अवयव। इसमें भी जो है आपका कहा जाए तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो ये अभी तक हमने जो चर्चा किया हमारे ब्लड के बारे में, हमारे रक्त के बारे में, ये चर्चा किया कि हमारा रक्त जो है किन चीज़ों से बना होता है। तो सबसे पहली बात तो ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है जो बना होगा रक्त कोशिकाओं से और प्लाज्मा से। प्लाज्मा इसका तरल भाग होता है, रक्त कोशिकाएं इसकी जो है सॉलिड पार्ट है या कोशिकाओं वाला भाग है। 3 कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा में जो है सारी चीज़ें घुली हुई हैं, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रही हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही हैं, साथ ही साथ जो है एसिड बेस को रेगुलेट कर रहे हैं, और जो है वाटर बैलेंस कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हमने चर्चा की। तो ये था हमारा सारा ब्लड के बारे में। स्टूडेंट्स, फिर से यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी देखें तो इसको शेयर करें। और आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें जिसका नाम है साइंस बाय सुधामाचार्य। थैंक यू।